नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में एसवीटी पे। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। कल आपका पेपर है और पेपर से पहले बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट कि सर केमिस्ट्री का वन शॉट करा दीजिए, आपने केमिस्ट्री नहीं कराई है। देखिए, मैंने फिजिक्स का वन शॉट सारे जो चैप्टर थे जो कि सिलेबस में दिए हुए थे यूकेएसएससी के द्वारा, वो सारे चैप्टर जो आपको करा दिए हैं। बायोलॉजी के अंदर भी मैंने बहुत सारे टॉपिक जो थे वो कवर करा दिए थे, लेकिन एक मुझे अफसोस था कि केमिस्ट्री मैंने नहीं कराई है। उस केमिस्ट्री के आज 6 से 7 चैप्टर को हम फोड़ने वाले हैं, जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि हर एक अलग अलग एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ ली है तो आप इसको रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं, कहां कहां चीजें आपकी गलत हो रही है। ये एक मैराथन रहने वाली है। मैं इसके 2 पार्ट लेके आऊंगा। एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट अभी थोड़ी ही देर बाद आपको फिर से अपलोड मिल जाएगी। अभी मॉर्निंग का समय है, 8 बज रखी है। जो दूसरी वीडियो है आपको 1 से 2 बजे के बीच में मिल जाएगी, क्योंकि कल को आपका पेपर होने वाला है और पेपर से पहले आपको ये चीज़ें रिवीजन करनी जरूरी हैं। और पीरियोडिक टेबल, बहुत सारे बच्चों की एक मुझसे डिमांड थी कि सर पीरियोडिक टेबल आप समझा दीजिए, तो पीरियोडिक टेबल भी मैं इसी क्लास के अंदर समझाने वाला हूं। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से चीज़ों को पढ़िए। बहुत ज़्यादा एफर्ट आपके लिए डाल रहा हूं और ताकि आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन हो सके। ठीक है, आपकी तैयारी तो बेहतरीन हो चुकी होगी। बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट था कि सर पेपर हार्ड आएगा या ईजी आएगा। भाई आप खुद सोचिए, है ना। देखिए, कोई भी चीज़ है ना एग्जाम को देख के पता चलता है। भाई आप खुद सोचिए, सबसे पहले सिलेबस है 10th लेवल का। ठीक है, अब 10th लेवल का सिलेबस है और कुछ टॉपिक उसमें 11th के भी हैं। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो एग्जाम आएगा वो 10th लेवल का आएगा। अगर 12th लेवल का एग्जाम आएगा तो वो आसान होगा। ठीक है, मतलब मीडियम तक वो पेपर जा सकता है। और अब दूसरी बात बच्चों की ये आ रही है, आप ये सोचिए 2 घंटे का समय है। 2 घंटे में आपको फिजिक्स भी करनी है, मैथ्स भी करनी है, बायोलॉजी भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, एनवायरमेंट भी करना है। तो समय बहुत हमारे पास एकदम लिमिटेड समय है। तो इसके अनुसार जो पेपर का लेवल रहेगा वो मीडियम रहेगा। आप लोग टेंशन ना लें, जो आपने पढ़ा है वो सब कुछ एग्जाम में आने वाला है। बस ये है कि आप एग्जाम हॉल में जब एग्जाम देंगे उस समय अपने अपने जो पूरा दिमाग है उसको फोकस करके एग्जाम हॉल के अंदर लगाएंगे। और जब आप फोकस रहेंगे तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी उस समय सॉल्व हो जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को कि आप सभी लोग मेरे साथ मैराथन में तैयार हैं। आज पहली मैराथन ये रहेगी। बाकी सारी वीडियो तो छोटी छोटी आ रही थी, लेकिन ये थोड़ी सी लंबी खींच सकती है वीडियो। तो हमारा टारगेट है कि आज 3 टॉपिक पूरा किया जाए और जो अभी थोड़ी देर बाद पार्ट 2 मिलेगा उस पर भी 3 टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं हमारे साथ। ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। केमिस्ट्री को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। सभी लोग हमारे साथ करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों का स्कोर कितना रहा। जो स्टूडेंट पहली बार जुड़ रखे हैं तो कल सबसे पहले मैं आपको इस चैनल पर रिव्यू कराऊंगा पेपर का। तो चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए भाई, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा आपके सामने। क्या आप लोग रेडी हैं? बिल्कुल रेडी रहेंगे, लास्ट तक रहेंगे आप लोग। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। भैया क्वेश्चन पूछ रहा है रस्टिंग जो होती है आयरन के ऊपर वो किसका एग्जाम्पल है। तो आप देखेंगे ध्यान से, जो रस्टिंग होता है वो रासायनिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या होते हैं? ऐसे प्रोसेस जिनको हम दोबारा उस फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। जैसे दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बना सकते हो। ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ये केमिकल चेंज होते हैं। और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिनको हम पुनः उस रूप में वापस ला सकते हैं। जैसे पानी से बर्फ का बनना, बर्फ से पानी का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना 2 के 2 परिवर्तन है। जिस समय मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती का जलना है रासायनिक परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। क्योंकि मोमबत्ती जब पिघलती है उससे दोबारा हमें मोम मिलता है, उस मोम से दोबारा हम मोमबत्ती बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है और भौतिक अभिक्रिया क्या होती हैं जिनको हम दोबारा चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। भैया शरीर में भोजन का पाचन। भैया हमारे शरीर के अंदर भोजन है वो पच गया, क्या दोबारा भोजन बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो ये तो हमारा एक रासायनिक परिवर्तन हो गया, केमिकल चेंज हो गया। क्वेश्चन कह रहा है भौतिक परिवर्तन नहीं है, कह रहा है दूध का दही बनना। भैया ये भी क्या है? केमिकल चेंज है, ये भी केमिकल चेंज है। लोहे में जंग लगना अभी बताया था केमिकल चेंज है। जल का वाष्प में परिवर्तन और दोबारा से वाष्प से जल बन जाता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है,
लेवल सब कुछ इसमें चेक किया जाएगा, आपका बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप जुड़े रहें। और ये सारे क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन एसएससी के अंदर, ये सारे क्वेश्चन रेलवे के अंदर, ये सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है, स्टेट के जो हमारे क्या होते हैं एग्जाम होते हैं उनके अंदर, यूपीएससी के अंदर भैया, सीडीएस के अंदर भैया, एनडीए के अंदर, ये सारे क्वेश्चनों को मिक्स करके सीरीज बनाई गई है। ठीक है, तो आप लोगों की ये क्वेरी नहीं होनी चाहिए कि ये सर क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, जेम्स चैडविक के उप परमाणविक कण की खोज की थी। भैया ये कह रहा है कि चैडविक ने किसकी खोज कर रखी थी। यहाँ पर एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ईंट पर नाचे, है ना, ईंट पर नाच, ईंट पर नाचो, नाचे या नाचे नाचे कुछ भी लिख दो, ठीक है। ईंट भैया, ईंट से इलेक्ट्रॉन, टॉ से थॉमसन, ठीक है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर रखी थी और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इसकी खोज 1897 के अंदर कर रखी थी। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 1906 के अंदर या 7 के अंदर, थोड़ा सा डाउट हो रहा है, 1906 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार दिया हुआ था। भैया पॉ से होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इसकी खोज करी हुई थी रदरफोर्ड ने, ठीक है, रदरफोर्ड ने इनकी खोज कर रखी थी। 9 से हो गया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, इसकी खोज कर रखी थी चैडविक के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन कर रहा है चैडविक ने किसकी खोज कर रखी थी। भैया न्यूट्रॉन की कर रखी थी, न्यूरॉन की नहीं कर रखी थी। जल्दीबाजी में मन लगा देना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। भैया सकारात्मक आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर होता है, मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है सकारात्मक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है, लेकिन नेगेटिव में। और प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज रहता है, लेकिन प्लस पर रहता है -19 कूलाम। ठीक है, इस पर चार्ज नहीं होता है, इस पर चार्ज 0 होता है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है भैया माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। चलूंगा अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि मैराथन है और समय बहुत कम हमारे पास है, रिवीजन सीरीज ये है, तो इसी स्पीड से हम चलेंगे तभी हमारी ये मैराथन सफल हो पाएगी, क्योंकि 150 से 200 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं भैया। अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इसी स्पीड से हमें आगे की ओर चलना पड़ेगा। ठीक है, आप आराम से देखिए, आपने रिवीजन करना है, आराम से आप लेट के देखिए, कभी भी देख सकते हैं, लेकिन इस क्लास को एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा। कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है भैया, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, विच इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम का कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं होता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो होते हैं भैया। जो जिनॉन है ये एक गैस है, ठीक है, ये एक अक्रिय गैस है जो कि वर्ग नंबर 18 के अंदर मौजूद है। अभी मैं आपको जब पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा उस समय सारा कुछ याद आपको कराऊंगा, बेहतरीन तरीके से याद कराऊंगा। बस आप थोड़ा सा रुकिए, जैसे ही हम वाले टॉपिक पे चलेंगे तो वहां पर सब कुछ आपको बताया जाएगा। यह रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है कितना भैया, 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, धनात्मक बोल दिया गया है तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 वाले तत्व की पहचान करो। भैया जिसका 2 और 6, इसका मतलब 8 परमाणु क्रमांक किसका है, ऑक्सीजन का 8 होता है। भैया नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। ब्रोमीन का कितना होता है, आपको एक कमेंट बॉक्स में लिखना है भैया, जल्दी से बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन का कितना होता है, होमवर्क मान लीजिए, या आप अभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। भैया किसके बीच आकर्षण बल अधिक होगा, आप खुद सोचिए। मैंने कहा एक पार्टिकल ये है, इनके बीच ज़्यादा आकर्षण होगा। एक पार्टिकल मैंने कहा ये है भैया, इनके बीच ज़्यादा आकर्षण होगा। या एक पार्टिकल ये है, इनके बीच ज़्यादा होगा। ये तो हमारी गैस हैं, ठीक है, ये हमारी गैसें हैं। ये हमारा क्या है, सॉलिड है जिसे हम ठोस कहते हैं। और ये हमारी क्या है, ये हमारा द्रव है जिसे हम पानी कहते हैं। तो मुझे बताइए सबसे बीच किसके बीच कम है। भैया इनके बीच देखो, पार्टिकल के बीच बहुत
डिफरेंस बहुत कम है। इसका मतलब ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आकर्षण बल सबसे अधिक किस में होगा? ठोसों में होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भैया प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, ठीक है। ये फोर्थ स्टेट है किसकी? मैटर की। आगे को चलेंगे, आगे को चीजें बताते रहेंगे आपको। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर बच्चे बहुत डाउट करते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैव बीन डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट ऑफ फार। भैया क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी तक कितने हमने डिस्कवर कर दिए हैं। क्या चीज बोल रहा है? भैया क्या बोल रहा है? ठीक है, अच्छा, जो पदार्थ हैं उनकी कितनी अवस्थाएं अभी तक खोजी गई हैं, ऐसा क्वेश्चन कहता है। 5 अवस्थाएं हैं, ठीक है। सबसे पहला हो गया ठोस, दूसरा हो गया द्रव, तीसरा हो गया गैस, चौथा हो गया प्लाज्मा और पांचवा क्या हो गया? बोस-आइंस्टीन, ठीक है। वो पांचों उसको हम बोल देते हैं, बोल क्या देते हैं? पांचों से हम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है? सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डैश होता है। जो भैया परमाणु है उसका नाभिक में क्या होता है? ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ये क्या है? ये परमाणु है। ये क्या है? हमारा परमाणु है, एटम है। इसकी जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? 10 की घात -10 होती है, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम भी बोल देते हैं। भैया इसके अंदर एक नाभिक होता है और इसकी जो नाभिक है उसकी जो त्रिज्या होती है 10 की पावर -15 होती है, ठीक है, मीटर, जिसे हम क्या कहते हैं? फर्मी कहते हैं। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि भैया इसके नाभिक के अंदर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके चारों ओर घूमते हैं और इसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। किसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? भैया इलेक्ट्रॉन तो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक है। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु की त्रिज्या 10 की घात -10 और जो हमारा क्या है? नाभिक है उसकी त्रिज्या 10 की घात -15, जिसे हम 1 फर्मी कहते हैं। इतने बेहतरीन तरीके से आपको रिवीजन करा रहा हूँ, सारे टॉपिक रिवीजन हो जाएंगे भी। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन में के फलस्वरूप डैश की खोज हुई। भैया जब रदरफोर्ड आए उन्होंने एक बहुत पतली, कितनी पतली? 0.00004, भैया इतनी पतली एक पन्नी ली थी। इस पन्नी पर इन्होंने क्या करा थे? अल्फा कणों की बमबारी कराई और जैसे ही इन्होंने बमबारी कराई कुछ पार्टिकल यहाँ से निकल गए, वो वापस आ गए। इन्होंने कहा भैया कुछ तो मिल गया है मुझे, और उनको क्या मिल गया था? उन्हें परमाणु का नाभिक मिल गया था। उन्होंने कहा परमाणु का नाभिक भी होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। तो रदरफोर्ड के जो अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप हमें किसकी खोज हुई? परमाणु के नाभिक की खोज हुई थी। और इसकी मैंने आपको पन्नी की मोटाई बता दी है 0.00004, ठीक है। अगला, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य का कहा जाता है द एंटी मैटर पार्टिकल्स इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड। भैया इलेक्ट्रॉन के समतुल्य किसको हम बोलते हैं? ठीक है, न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को, एंटी इलेक्ट्रॉन को, पॉजिट्रॉन को। तो आंसर हो जाएगा पॉजिट्रॉन को ही इलेक्ट्रॉन का समतुल्य माना जाता है। चलूंगा अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कहता है एक परमाणु के द्रव्यमान की इकाई एमयू में किसके बराबर होती है? भैया 1.6 × 10⁻⁻27 kg अगर कहीं पर ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। भैया डिफ्यूजन अकर्स वेरी रैपिडली इन। जो हमारा डिफ्यूजन है, जो हमारा क्या है? विसरण है। विसरण मतलब बहुत तेजी के साथ फैलना, ठीक है। तो वो किस में सबसे ज्यादा होता है? गैसों में सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? भैया सही पूछ रहा है कि कौन सा सही है, किसके लिए? सॉलिड के लिए। ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। द मूव रैंडमली। भैया ये तो पार्टिकल है जो ठोस है, इसके पार्टिकल, ये ठोस पेन है, इसके पार्टिकल कहाँ मूव कर रहे हैं? भैया नहीं कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। भैया बड़े अंतराल कहाँ हैं? इसके बीच कहीं आपको अंतराल दिख रहा है? नहीं, ये भी गलत हो गया। तीसरा बोल रहा है व्यवस्थित तरीके से विन्यास होते हैं। दे आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली मैनर। अगला है उसमें न्यूनतम आकर्षण होता है। भैया मैंने आपको बताया था आकर्षण तो ठोसों में अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा कि जो इनकी व्यवस्था है इनको लगाने का, वो बहुत बेहतरीन तरीके से इनको लगाया गया है। जो इनका विन्यास है वो बेहतरीन तरीके से अरेंज्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन।
पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है। भैया यहाँ पर नहीं है बोल दिया है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैटर इन नॉट करेक्ट। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। भैया ऐसा किसने बोल दिया? आकर्षण बल तो होता है, ठोस के बीच में भी होता है। पदार्थ के कण द्रव और वायुओं में सतत स्थानांतरित होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूसली इन लिक्विड एंड गैस। पदार्थ कणों से बना होता है, बिल्कुल सही बात। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, ये भी सही बोल दिया है। तो इसका क्वेश्चन सही नहीं है कह रहा है। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। भैया यही तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सही नहीं है? अरे यही सही नहीं है भैया। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। नहीं, आकर्षण बल होता है। तो यहाँ पर ये नहीं गलत लिख दिया है, तो आंसर नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है एग्जाम हॉल के अंदर कि नहीं लिखा है या है पूछा है, आखिर क्या पूछ रहा है उसको अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन कहता है कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? भैया जो कैथोड किरण प्रयोग हुआ था वो सबसे पहले किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्वेश्चन कहता है जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन को सब लोग। जिन उप परमाणुओं में सामान्य उप परमाणु कणों में विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? पॉजिट्रॉन, प्रतिगण, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो जल्दी से बताएंगे। बोल रहा है कि जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? भैया उन्हें एंटी पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संदर्भित उनके कार्य के लिए 1906, अभी बताया था ना 1906 में भैया क्या मिला था इनको? नोबेल पुरस्कार मिला था। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो कौन थे? जे थॉमसन थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर रखी थी 1897 के अंदर, ठीक है। और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1906 के अंदर। चैडविक ने किसकी खोज कर रखी थी? ईंट पर नाचे भैया न्यूट्रॉन की इन्होंने खोज कर रखी थी, ठीक है। नील्स बोर ने तो अपना क्या दिया था? नियम दिया था। इन्होंने कक्षाएं दी थी कि कितने ऑर्बिट्स होते हैं। भैया ऑर्बिट थे के एल एम एन, ठीक है। अभी हम आगे जाएंगे तो वहाँ भी बताऊंगा इनको। के एल एम और एन। के में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एल में कितने होते हैं भैया? एल में होते हैं हमारे कितने? 8 होते हैं। इसमें कितने होते हैं हमारे? 18 होते हैं। और एन में कितने होते हैं? 32 होते हैं। इसका क्रम क्या होता है? 2n² इन्होंने बोला था। अभी आगे जाके आपको और समझाऊंगा, ठीक है। तो 20 का जो आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? भैया आपने देखा होगा डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया था। वो सिद्धांत किसके लिए सही है? ऐसा क्वेश्चन कहता है द्रव्यमान संरक्षण तथा रासायनिक संयोजन का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड केमिकल कॉम्बिनेशन। दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल्स, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। भैया इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। इन्होंने बोला था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम होगा, बिल्कुल बोला था। और निश्चित अनुपात का नियम भी दिया था कि जो पार्टिकल हैं वो किसी ना किसी एक फिक्स रेशियो के अंदर मिलके बने होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? एक ही तत्व के समस्थानिकों में होते हैं। भैया समस्थानिक क्या है? नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पर देखिए आर देयर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। भैया आइसोटोप क्या होते हैं? आप देखेंगे समस्थानिक, नाम से ही पता चला सम स्थान, जिनका स्थान समान होता है उन्हें सम स्थानिक कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। अब भैया यहां पर देखेंगे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसे क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। और इसे पहले वाले को क्या बोलते हैं? थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं। हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें क्या सेम होते हैं। भैया ये इलेक्ट्रॉन, देखो जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा समान होती है, ठीक है। इसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, सब में सेम चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है और क्या चीज़ सेम होती है। अगर हमें इसमें देखना है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? इनको आपस में माइनस करना होता है। तो यहाँ न्यूट्रॉन कितना है? 0। यहाँ न्यूट्रॉन कितना है भैया? 1। और यहाँ न्यूट्रॉन कितना है? यहाँ न्यूट्रॉन 2 है, ठीक है। तो हमेशा
हमेशा कभी भी न्यूट्रॉन अगर निकालना हो तो हमें ऊपर से नीचे को माइनस करना होता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ही तत्व के समस्थानिक में क्या समान है? क्या न्यूट्रॉनों की संख्या समान दिख रही है आपको? भैया इसमें 1 है, इसमें न्यूट्रॉन 0 है, इसमें 2 है, ये तो नहीं होगा आंसर। समान परमाणु द्रव्यमान, सेम एटॉमिक मास। भैया एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास होता है, क्या एटॉमिक मास आपको सेम दिख रहा है? नहीं भैया, ये भी नहीं है। समान प्रोटॉनों की संख्या, हाँ भैया प्रोटॉनों की संख्या तो हमें समान दिख रही है, ये आंसर हो सकता है। भिन्न परमाणु संख्या, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, नहीं, एटॉमिक नंबर तो क्या होता है? सेम होता है, ये भी गलत हो गया। तो हमें चीजें पता होनी चाहिए कि समस्थानिक क्या होते हैं और समभारिक क्या होते हैं, ठीक है। अभी आगे जाके हम बताएंगे कि समभारिक क्या होते हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन के 3 क्या समस्थानिक हैं, ठीक है। ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम और पहला प्रोटेरियम, ठीक है। प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ठीक है। प्रोटेरियम से जल बनता है H2O और ड्यूटेरियम से भारी जल बनता है जिसे हम बोलते हैं D2O, ठीक है। D2O का परमाणु भार 20 होता है और H2O का परमाणु भार 18 होता है। ये सारी चीज़ें रिवीजन, जितनी भी चीज़ें मेरे माइंड के अंदर चल रही हैं, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर इस समय आ रही हैं माइंड के अंदर, उतनी सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। कपूर को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हो गया? भैया कपूर क्या है? ठोस होती है। जैसे ही हम कपूर को गर्म करते हैं वो सॉलिड से सीधे गैस में चेंज हो जाती है। किसके अंदर? गैस में चेंज हो जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन इसे हम कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। तो भैया ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है, जिसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरित की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? भैया जल वाष्प दोबारा से जल बन गया है, ठीक हो गया। क्वेश्चन ये कह रहा है जो वेपर है, जो वाटर वेपर है वो किस में चेंज हो गया? वाटर में चेंज हो गया। तो देखो पहले वाष्प बना और फिर वाष्प बन के जल में बन गया, तो उसे हम क्या बोलते? ऊर्ध्वपातन तो नहीं कहते हैं। सब्लिमेशन तो अभी मैंने बताया आपको, ये तो नहीं होता है। हिमीकरण मतलब तो जमना होता है चीज़ों का, ठीक है। लिक्विड से ठोस में चेंज है, हिमीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण भी नहीं, सघनन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कंडेंसेशन इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित कर देती है? तरल से भैया किस रूप में? वाष्प रूप में। तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तरल पदार्थ, ठीक है, लिक्विड है, लिक्विड से चीज़ें गैस में चेंज हो गई, उसे ही भैया हम वाष्पीकरण कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है निम्न में से कौन सा धनावेशित नहीं है? किसके पास धनावेश नहीं है? एल्फा पार्टिकल के पास भैया पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, मैंने आपको बताया। हीलियम का जो नाभिक होता है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास कैसा होता है? नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा था कि किसके बाद पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया था? क्या गामा, बीटा, इलेक्ट्रॉन या अल्फा? भैया जो अल्फा पार्टिकल थे उनको ही उन्होंने गुजारा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में डैश होते हैं। अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। ड्यूटेरियम की बात कर रहा है जिसमें 1H2 होता है। भैया इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होते हैं, तो ये 1 हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन भी 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। भैया मास यहाँ पर कितना आ जाएगा? मास यहाँ पर 2 आ जाएगा। एटॉमिक नंबर यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या सेम होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं। शून्य न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन शून्य कहाँ होते हैं? न्यूट्रॉन तो 1 होता है। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, बिल्कुल, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन बिल्कुल होता है, सही बोला है। एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ये गलत बात बोल दी है यहाँ पर। एक न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, चीज़ों को समझना है। निकालने का तरीका मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ड्यूटेरियम की जगह ट्राइटेरियम पूछ सकता है। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन है और होमवर्क भी आपको जरूर दूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि आज लास्ट की क्लास है तो आपको होमवर्क नहीं दूंगा। भैया नियम तो नियम है, लास्ट के 2 क्वेश्चन होमवर्क। न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होता है। न्यूट्रॉन जो है
किस भैया सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होता है किसके अलावा? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। ठीक है, ये होमवर्क आपके लिए है। होमवर्क नंबर 1 क्वेश्चन नंबर डालेंगे कि 30वें का ये था। ठीक है, और अगला होमवर्क आपके लिए फिर से ये रहा, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? आपको बताना पड़ेगा कि जो हाइड्रोजन अणु है उसका जो नाभिक है, ठीक है, उसका जो न्यूक्लियस है वो किससे मिलकर बना होता है? केवल एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये 2 होमवर्क रहे। अब जाएंगे हम, ये हमारा जो पहला चैप्टर था वो चैप्टर समाप्त हो चुका है। जितने क्वेश्चन बन सकते थे, रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसे समभारिक, समस्थानिक, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने जो इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट पर हम एंटर करेंगे, केमिस्ट्री 18। ठीक है, ये रहा। ठीक हो गया, आप लोग थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। मैं भी बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा पानी रेस्ट लेते हैं। मात्र 10 सेकंड का रेस्ट हमारा रहता है, उसके बाद फिर से वही चीज़ें स्टार्ट। ठीक है, क्या आप लोग तैयार हैं मेरे साथ? फिर से दूसरा सेट हमारा आ गया है। मैंने आपसे बोला अभी 3 सेट करेंगे, 3 सेट थोड़ी देर बाद आपको फिर से मिलेंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मेरी जिम्मेदारी है आपको रिवीजन कराना, क्योंकि समय बहुत कम था। आपके पास तो समय भरपूर था, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम था। बहुत सारे बच्चे, इतने SMS मेरे अभी बॉक्स में पड़े हुए हैं, जो हमारे PPT या जिस पर मेरा WhatsApp नंबर रहता है, जो सारे PDF वगैरह भेजते हैं, उनका SMS आ रहा है कि सर अभी बच्चे PDF मांग रहे हैं। अरे भाई, एक दिन में PDF आप क्या करोगे आप बताइए? मैं तो आपको भेज दूँ, आप मुझे पेमेंट भी कर दोगे, लेकिन आप क्या उसे पढ़ पाओगे एक दिन में? बताइए, नहीं पढ़ पाओगे। तो मैंने बोला कि उनका SMS अभी मत देखिए आप। मैंने कहा हम उनसे पैसे ले लेंगे, लेकिन अब वो नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनको अभी PDF देना संभव नहीं है। बहुत सारे बच्चे SMS कर रहे थे, सर PDF, बहुत सारे बच्चों के SMS आए हुए थे, लेकिन मैंने बोल दिया है, जो हैंडल करता है PDF देने का काम, मैंने बोला कि भाई नहीं, अभी मत भेजना, क्योंकि अभी हम भेज दें फिर बच्चे कल बोलें हमने तो वहाँ से PDF लिया था और उन्होंने पढ़ा तो होगा नहीं, एक दिन में कितना ही पढ़ लेंगे, फिर बोलेंगे वहाँ से नहीं आया। ये बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मैंने वहाँ पर रोक दिया गया। ठीक है, तो समय का अभाव है मेरे पास, आपके पास तो बहुत समय है अभी, है ना? केमिस्ट्री, क्या आप रेडी हैं? फिर से रेडी हैं? चलो भाई स्टार्ट। ये रहा अगला क्वेश्चन। एटम शब्द किसने दिया था? भैया जल्दी बता दीजिए। ये जो एटम शब्द दिया था, ये दिया किसने था? मैंने फिर चीज़ें रिवीजन करा रहा हूँ। एटम की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? ध्यान से देखेंगे, 10⁻⁻10 मीटर। इसे हम 1 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। इसके अंदर नाभिक होता है भैया, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इसके अंदर नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है, जिसे हम 1 फर्मी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करा इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज आपको पता होगा भैया, थॉमसन के द्वारा की गई थी, है ना? थॉमसन के द्वारा की गई थी। सॉरी, किसकी खोज? एटम की खोज कह रहा है। एटम की खोज डाल्टन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? परमाणु का पहला मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? भैया फर्स्ट मॉडल ऑफ एटॉमिक वाज गिवन बाय, किसने दिया था? ये हमारा जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, इस चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जाम हॉल के अंदर गलत हो जाती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों को ध्यान से देखिए। आपको एग्जाम हॉल के अंदर यही गलत हो जाएगा कि परमाणु का पहला मॉडल किसने दिया था? भैया जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है? जेम्स चैडविक ने किस उपपरमाणविक कण की खोज की थी? भैया चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, ये तो सबको पता है। न्यूरॉन की नहीं कर रखी थी, ये गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज 1987 के अंदर, नहीं 1897 के अंदर, 1897 के अंदर। ठीक है भैया, न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी आप मुझे बता दीजिएगा। 1932 के अंदर जब पुणे पैक्ट हुआ था, उस समय क्या हुआ था? न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। ठीक है, ये तो पुणे पैक्ट किसमें आता है? ये तो भैया GS का क्वेश्चन है, लेकिन न्यूट्रॉन की खोज 1932 के अंदर की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? किस वैज्ञानिक ने परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल प्रस्तुत किया था? ठीक है भैया, आपने देखा होगा एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया था। उन्होंने बोला एक तरबूज है, इस तरबूज के अंदर छोटे छोटे बीज हैं, उनको तुम इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। ठीक है, और जो लाल रंग का खाने वाला भाग है, इसे तुम उसका मास मान लीजिए। ये किसने कहा था? ये प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? मेरे भाई मेरे दोस्त, ये जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मॉडल कब दिया गया था, क्या मुझे बता सकते हैं? क्या मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। अभी तो मैंने आपको 1000 बार बता दिया है, 1897 के अंदर ये मॉडल दिया गया था। ठीक है,
ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता है। भैया जो रदरफोर्ड है इसका जो परमाणु मॉडल है उसने क्या नहीं बताया, हमें ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, नाभिक की उपस्थिति, परमाणु का स्थायित्व, परमाणु के आवेश, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। भैया इन्होंने क्या नहीं बताया? क्या नाभिक की उपस्थिति इन्होंने बताई? क्या परमाणु का स्थायित्व इन्होंने बताया? परमाणु के आवेश इन्होंने बताया? इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। भैया बताइए। परमाणु का स्थायित्व तो इन्होंने शायद नहीं बताया था। नाभिक की उपस्थिति क्या इन्होंने बताई थी? बिल्कुल बताई थी। रदरफोर्ड परमाणु का आवेश, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता है। भैया नहीं करता, ये बात तो इन्होंने सही बोली है। कौन सा नहीं करता इनमें से? क्या नाभिक की उपस्थिति इन्होंने करी थी? ऐसा करा था, आप लोग बताइए। क्या नाभिक की उपस्थिति तो इन्होंने बताई थी। परमाणु में आवेश भी इन्होंने बताया था। इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति इन्होंने बता दी थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों ओर घूम रहा है, ये उपस्थिति भी तो बताई थी। नाभिक की उपस्थिति भी बताई दी थी। परमाणु का स्थायित्व, तो भैया क्या इन्होंने परमाणु का आवेश बताया था? परमाणु आवेश भी बताया था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका आंसर बी ही होगा। ठीक है, परमाणु का स्थायित्व। भैया जो परमाणु है वो स्थायी है कि नहीं है ये इन्होंने नहीं बताया था। ये किसने बताया था? ये नील बोर ने बताया था। अभी आके जाके हम पढ़ेंगे KLMN, उन्होंने ये बता रखा था। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो थोड़ा सा पेपर में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए उनको थोड़ा सा मनन करना, 2-3 बार ऑप्शन को पढ़ना। जैसे अभी देखो, अब की समझ में नहीं आया था क्वेश्चन, 2-3 बार मैंने पढ़ा तो उसके बाद ऑप्शन हमने एनिमुलेट करे, हटाया ऑप्शन को। ऑप्शन हटाने हैं आपको, ये नहीं कि आपको आंसर आता होगा सटीकता के साथ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पर आपको डाउट बनेगा, फिर आप ऑप्शन एलिमिनेशन करना, ऑप्शन को हटाते हुए चलना। ठीक है, क्योंकि मैं भी अगर एग्जाम हॉल के अंदर भी बैठता हूं तो यही सबसे ज़्यादा प्रोसेस यही रहती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कल है ना, एक रिजल्ट कल आया हुआ था तो वहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर आपका सिलेक्शन कितनी बार हुआ है, नेगेटिव कमेंट के साथ किया था, है ना, एक व्यंग तरीके से किया हुआ था। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है भाई, जिसे नहीं पता मेरे बारे में उसे बोलने दो। लेकिन कल एक ऐसे ही अचानक रिजल्ट आया और उस पर नाम दिखा अपना PDF में, मैंने स्टेटस लगाया। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर किसका पेपर था, ये वो ऐसे। तो अभी देखिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पेपर देने छोड़ दूंगा भाई, ऐसा नहीं होता है। कितना भी बड़ा टीचर हो वो हर एक एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठते हैं, क्योंकि वो आंकते हैं कि पेपर कैसा आ रहा है, वो देखेंगे कि पेपर कैसा आ रहा है। हमें बच्चों को पढ़ाना है तो हम क्या पढ़ाएं, क्या पेपर के अंदर आ रहा है, क्या हम बच्चों को पढ़ाने के काबिल हैं कि नहीं हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। ये नहीं कि आप बस कॉपी पेन खोल के आप पढ़ाने लग गए, ये नहीं होता है भैया। आपको पहले एग्ज़ाम निकालने पड़ते हैं, वहाँ तक जाने के लिए आपको पहले उस लेवल से लड़ना पड़ता है कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो बच्चे क्रॉस जब क्वेश्चन करेंगे आपके पास इतनी नॉलेज हो कि आप उस क्रॉस क्वेश्चन का आंसर दे सको। तो बहुत सारे बच्चे नेगेटिव कमेंट करते हैं मेरे उसमें, और बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी था, उनको सही समय आने पर हम बताएंगे। ठीक है, कि अब एक जल्द ही वीडियो बनाऊंगा मैं, एक इलेक्ट्रॉन का कितना ऋणात्मक आवेश होता है, ये कितनी बार आपको बता दिया है, ये रहा। ठीक है, जल्द ही वीडियो आएगी कि कौन कौन से एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, और फिर उन लोगों के मुंह में ताला लगेगा जो लोग बोल रहे थे मेरे ऊपर व्यंज कस रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? भैया जल्दी से बताएंगे। आप ऐसे क्वेश्चन आप गलत करते हैं। देखो आपको लगता है कि 4 के 4 आंसर, आपको लगता है कि कौन सा था, आपको एकदम क्लियरली वहां पर आना चाहिए कि जो कैथोड किरण प्रयोग है वो पहली बार किसके द्वारा किया गया था। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्या अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, या गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था? तो आंसर आएगा सी, जे थॉमसन के द्वारा पहली बार कैथोड किरण का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा, तत्व भैया क्या लिखा गया है? 89 23 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 89। भैया ये क्या लिख दिया गया है? 89 पर भी देखेंगे कि हम पीरियोडिक टेबल पे क्या होता है, लेकिन एक बार 89 का परमाणु क्रमांक 231 यहाँ पर x मान लेते हैं। एक बार देख लेते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो 89 होंगे। 89 भैया इसको मन लगाना, देखिए उसने क्रम पूछ रखा है। ठीक है, एक एलिमेंट हमारे पास x है जिसका एटॉमिक नंबर 89 है, मास 231 है। ठीक है, यहाँ पर 231 है। एग्जामिनर को ये टाइपर को मैंने दिया था, उसने गलत टाइप कर दिया है, कोई बात नहीं। तो प्रोटॉन पूछ रहा है भैया, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, 89 है। मैंने आपसे बोला था न्यूट्रॉन के लिए इसमें से इसको माइनस करना पड़ता है। तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 231 माइनस 89। भैया 1 से 9 जाता नहीं है, 11 से 9 गया 2, 22 से 8 गया तो कितना हो जाएगा 14, 142।
क्या कहीं ऑप्शन दिख रहा है ऐसा? प्रोटॉन पहले पूछा है, प्रोटॉन 89 है, ये रहा 89, 89, 89, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है? न्यूट्रॉन पूछा है, न्यूट्रॉन 142, ये रहा 142, ये कट, ये कट, ये कट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँगा, ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? भाई इलेक्ट्रॉन आखिर है क्या? उदासीन उपपरमाणु कण है? उदासीन तो नहीं है मेरे भाई ये। धनात्मक आवेश वाला एक, भैया क्या इस पर पॉजिटिव चार्ज है क्या? क्या इस पर पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है। ऋणात्मक आवेश वाला एक उपपरमाणुविक कण, शून्य आवेश, भैया शून्य आवेश है क्या इस पर? नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? भैया मैंने कहा जैसे हम देखते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे होता है, 2 और 6। मैंने कहा कार्बन 6 नंबर पे होता है, 2 और 4। मैंने कहा नाइट्रोजन 7 नंबर पे होता है, 2 और 5। मैंने कहा क्लोरीन 17 नंबर पे होता है, 2, 8, 7। ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? इसे हम दोस्त बोलते हैं संयोजकता, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजक परमाणु, बैलेंसी एटम, एटम नहीं बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि किसी के अंतिम लास्ट सबसेल में, लास्ट उपकोष के अंदर, ऑर्बिट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यदि 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता भी 1 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता भी 2 होगी, 3 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता भी 3 होगी, 4 इलेक्ट्रॉन है संयोजकता भी 4 होगी, 5 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 3 होगी, 6 है तो 2 होगी, 7 है तो 1 होगी, 8 है तो 0 होगी। आप इसको याद कर लेना, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बोल देगा ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? भैया लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी 6 इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता 2 है। कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? 4 वाले की 4 ही होती है। भैया क्लोरीन की कितनी संयुक्ता होती है? 7 वाले की 1 होती है। भैया नाइट्रोजन की 5, नाइट्रोजन की कितनी संयुक्ता होती है? 3। इसी वजह से आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन के बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड लगे होते हैं, ये इसीलिए लगे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कहता है? हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? भैया नोबल गैसें, ठीक है। नोबल गैसों को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नोबल गैस बोलते हैं। अक्रिय गैसें, भैया लास्ट वाला वर्ग 18 है। हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, ठीक है। हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, ये परमाणु क्रमांक। भैया इसमें कितने होते हैं? लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। नियॉन में 10 होता है तो 2 और 8। ये आर्गन 18 होता है, 2, 8, 8। भैया ऐसे आगे को चलता है, 2, 8, 18, 8, ऐसे आगे को चलते रहता है। तो इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सबके, ठीक है। किसको छोड़ के? हीलियम को छोड़ के। तो भैया हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये अक्रिय गैसें हैं, ये नोबल गैसें हैं, ये किसी के साथ इतनी बेहतरीन तरीके से रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। इसी वजह से इनको क्या किया गया? नोबल गैसें, अक्रिय गैसें। ये इनका जो लास्ट सबसेल है वो फुलफिल होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना ही ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ना ही इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, क्योंकि फुलफिल है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है? भैया कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोषों की कुल संख्या मुझे ध्यान से बताएंगे। कार्बन 6 नंबर पर होता है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने कोष हो गए? 2 कोष हो गए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। तो ये वही बोल रहा था, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सेल्स? कितने सेल हैं? भैया यहाँ देखो, यहाँ पर तो अंदर क्या आ जाएगा? ये नाभिक है, ठीक है। ये पहली सेल, इसके बाद पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो सेल है उस पर 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3 और 4। तो ये पूछ रहा है कि कितने सेल हैं? 1 और 2, 2 सेल हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? अब देखिए 4 हमारे पास सेल होते हैं, ठीक है। 4 हमारे पास क्या होते हैं? सेल होते हैं। 4 कक्ष हमारे पास होते हैं, जिनको हम सबसे पहला K, L, M और N होता है। भैया इन्होंने ये बोला था, एक फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला था 2n²। अगर n की जगह 1 रख दूं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसका मतलब पहले सेल में, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अगर मैं n की जगह 2 लिख दूं भैया,
2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। इसका मतलब जो L है, L सेल में मैं 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ। 2n स्क्वायर, 2n की जगह 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 8, 8 2 जा 16। भैया 3 का स्क्वायर, एक मिनट, 2 का क्यूब नहीं है, 3 का स्क्वायर है 9, 9 2 जा 18। तो इसका मतलब m में हम कितने 18 एलिमेंट भर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अगला n की जगह 4 और 4 का स्क्वायर 16, 32। इसका मतलब n में हम 32 भर सकते हैं। भैया k में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, l में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, m में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन और n में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है m में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 18। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इस फॉर्मूले को याद रखना, ये नील्स बोर ने फॉर्मूला दिया था, ठीक है, 2n स्क्वायर कक्षकों का भरने का एक क्रम था। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रक्षेपित किया जाता है। भैया किस पे किया जाता है, मैंने आपको बताया था, एक बहुत पतली पन्नी होती है, वो किसकी होती है, गोल्ड की एक फॉइल होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ये रहा अगला क्वेश्चन, लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। ठीक है भैया, लिथियम कौन से नंबर का है पहले हमें पता होना चाहिए, हो ही लिया बेबी, ठीक है, हो ही लिया, भैया यही लिथियम आ गया। लिथियम तीसरे नंबर पर है, ठीक है, ये तीसरे नंबर पर है। तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, भैया जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं 3 हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी। भैया कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, ठीक है, कार्बन होता है 6C12, बोला है इसका द्रव्यमान 12 है, मास नंबर इसका 12 है, तो 24 ग्राम के अणुओं की संख्या कितनी होगी। भैया 12 का 2 गुना 24, तो इसका मतलब कितने होंगे 2 होंगे। अगर एक में 12 है तो 2 में कितना होगा, 2 में 24 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक है। तो जो 16 का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक है। ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से करेंगे। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। इन 144 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम ग्राम्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। भैया मैग्नीशियम के 144 ग्राम मैग्नीशियम, ठीक है, कौन से नंबर पर होता है, नाम 12 नंबर पर होता है, 12 mg 24 होता है, ठीक है। एक में 24 है तो 144 बनने के लिए कितनों की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो भैया 144 हमें बनाना है तो कितना गुना हो जाएगा इसका, 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 144, 24 का 6 गुना 144, तो 6 की हमें ज़रूरत होगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा अगला क्वेश्चन। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा न्यूमेरिकल पूछ सकता है, जहाँ जहाँ से जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं वैसा क्वेश्चन ला रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बस चल रहे हैं ऐसी। भाई पेपरों में पूछे गए हैं, अब क्वेश्चन पूछा, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप करिए इस क्वेश्चन को, बताइए कितना % है। अगर आपने करा तो मैं मानूँ कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है, और नहीं तो बस आप यही बोलते रहते हो ऐसा लेबल है, कैसा लेबल आएगा, ऐसा लेबल आएगा, हमने बहुत कुछ पढ़ा है, आप बहुत लो पढ़ा रहे हो, बहुत हार्ड पढ़ा रहे हो, ये सब कैसे आएगा। भैया क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, मैं समय आपको दे रहा हूँ, आप इसे करिए, पहले तसल्ली से इसको करिए आप। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, ठीक है। जो करने वाला होगा उसने कर लिया होगा, जिसे नहीं आता होगा वो नहीं करेगा। भैया CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है, कार्बन की पूछ रहा है। पहले CO2 में हम देख लेते हैं कि इसका भार कितना है, ठीक है। भैया C का कितना होता है 12 होता है, प्लस O का कितना होता है 16 होता है, लेकिन कितने O हैं, 2 O हैं, ठीक है। तो 12, 16 दूनी 32, ठीक है, 32 और 12 कितना हो गया 44, टोटल तो 44 हो गया। इस 44 में से C कितना है, कार्बन का पूछ रहा है, कार्बन कितना है 12 है, तो भैया 12 भाग है किससे 44 से, 12 कार्बन का पूछ रहा है, कार्बन 12 है लेकिन किससे, टोटल 44 से, और गुणा 100। 2 से काट दूंगा, 2 छक्का 12, ये 22 बार, 2 से काट दूंगा 2 3 6, ये 11 बार। भैया 3/11 गुणा 100, ठीक है। जब कट करूंगा 11 नंबर 99.1 बचेगा, और वहाँ पर फिर 9 3 27, 27 के आसपास वाला आंसर हो जाएगा, तो 27.3 इसका राइट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन बोला था CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा, भैया CO2 का हमने मास निकाल लिया 44, हमने कहा 44 में से 12 कार्बन है, तो वही पूछा था कि 44 में से आखिर कार्बन है कितना, हमने कहा 12 है, तो इसका परसेंट में निकाल दो, गुणा 100 कर लो, आंसर आ गया 27.3। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन कहता है CO में द्रव्यमान के अनुसार CA और O का अनुपात क्या होगा। भैया तो आसान सा क्वेश्चन है। CA और O का हमें क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान के अनुसार, द्रव्यमान मतलब मास के हिसाब से पूछ रहा है। CA का मास कितना होता है 40, O का मास कितना होता है 16 होता है, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 5 और 2 और 5 में लगाना जल्दीबाजी में। भैया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। पहले CA का पूछा है, देखो CA पहले ये रहा, O बाद में पूछा है, O बाद में है। एग्जामिनर ऐसे भी पूछ देता है अभी O और CA का बताओ, फिर इसका आंसर C आ जाता। तो ये सारी चीज़ें ध्यान से देखनी है एग्जाम हॉल के अंदर, इसी चक्कर में क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। भैया ऑप्शन डी तो लिख दो, A B। भैया B ऑप्शन कहाँ है तुम्हारा, है ना, इसमें से गलत है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। कितनी अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं हैं, 5 हैं। बोस आइंस्टीन वाली अवस्था भी तो है 5वीं। अगला, निम्न में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। भैया ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, किसके बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, ठोस के बीच। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। भैया अमोनियम फॉर्मूला क्या होता है, NH4। एक अमोनियम होता है, एक अमोनिया होता है, दोनों अलग अलग है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एक अमोनिया होता है, एक अमोनियम होता है। जल्दी से बताएंगे, अमोनिया में कितने होते हैं, 4 होते हैं। अमोनियम में कितने होते हैं, 5 होते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है अमोनियम में 4 होते हैं, अमोनियम में 3 होते हैं, ठीक है। तो अमोनियम कह रहा है, अमोनियम में 4, NH4, क्लोराइड मतलब Cl, NH4Cl में कितने अणु हैं। भैया 4 तो ये हो गए, 1 ये हो गया, तो टोटल कितने अणु हो गए, 5 अणु हो गए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से 3 वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम से 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से 3 वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि तत्वों के वे प्रतीक तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं, तो एक कोई इनमें से अलग है, वो कौन सा है। भैया प्राउस्ट, लेवजियर, डेमोक्रिएटर, और इसका आंसर हो जाएगा बर्जिलियस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट सजेस्ट दैट सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स शुड बी मेड अप ऑफ 1 और 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ दिस एलिमेंट। भैया इन्होंने कहा था कि जो भी तुम तत्व बना रहे हो ना, उसका पहला और दूसरे अक्षर से ही नाम रखो, ऐसा इन्होंने बोला हुआ था। अगला क्वेश्चन, समभारिकों में किसकी संख्या समान होती है। समभारिक, ठीक है। आइसोबार की बात कर रहा है, आइसोटोप्स बता दिया। आइसोबार क्या होते हैं, देखिए आइसोबार जैसे कि आपको पता है भैया, एक होता है 19, ठीक है, ना मग अलसी पस आर किलो आर कक्का 40 और 20 CA 40, दोनों का मास इक्वल है लेकिन नंबर अलग अलग है, ठीक है। तो समभारिक आइसोबार किसे कहते हैं, जिसका मास इक्वल हो। क्वेश्चन कह रहा है में संख्या किसकी संख्या समान होती है। भैया आयन, नाभिक, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। क्या प्रोटॉन की संख्या यहाँ समान है, नहीं है। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, नहीं होगी। तो नाभिक की संख्या समान होगी क्या, नाभिक की संख्या भी भाई समान कैसे हो सकती है। आयन की संख्या भी समान नहीं। कुछ क्वेश्चन मुझे मिस्टेक लग रहा है। बोला नाभिकों में किसकी संख्या समान होती है, ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी अलग हैं, प्रोटॉन भी अलग हैं। यहाँ 19 हैं और यहाँ 20 हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, है कि नहीं है। देखो 20 हैं, 40 में से 19 घटाओगे तो यहाँ 21 आ जाएगा, 40 में से 20 घटाओगे यहाँ 20 आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। प्रोटॉन अगर हम देखें, यहाँ 19 हैं, यहाँ 21 हैं। अगर मैं ऐसा लिख दूँ, देखो इस क्वेश्चन को अगर राइट आंसर बनाना है, प्रोटॉन प्लस अगर न्यूट्रॉन कर दूं तो सही हो जाएगा। देखो प्रोटॉन यहाँ कितने हैं, 19 हैं, और यहाँ न्यूट्रॉन कितने हैं, 21। 19 21 40। अगर यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, 20, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 20। 20 और 20 40। इसका मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यहाँ पर कर लीजिएगा, तभी इसका राइट आंसर आएगा, नहीं तो इसका राइट आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तत्व जिसका द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है क्या कहलाते हैं। अरे अभी तो बताया था, तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या समान है, मास तो जिसका इक्वल है, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग है। अभी तो आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये देखो यहाँ पर क्या बोला था भैया, समभारिक बोला था। आइसोबार, तो आइसोबार लिखा होगा यहाँ पर कहीं पर, देखो आइसोटोप्स, आइसोबार, ये रहा आइसोबार।
आइसोटोप क्या होते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है। इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है? तो भैया ये आपको याद होने चाहिए। 8 2 10, 14 नंबर पे कौन आता है? देखो याद करने का तरीका, समय तो कम बचा, आप लोगों ने याद करे होंगे। अभी पीरियोडिक टेबल, इसके जस्ट बाद पीरियोडिक टेबल आने वाला हूँ, ठीक है। हमारे लिए ना करो रब से, ठीक है, सॉरी, ह ही लिया बे बी सौ नौ औ फ नी ना मग अल सी। 14 नंबर पर पहुँच गया हूँ, तो सी मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। सी। पस, अगला आएगा प से पस, आर किलो कक्का। ये 20 तक याद करने का तरीका है, लेकिन कोई बात नहीं है, इसका जो आंसर आ जाएगा वो डी आ जाएगा। अब हम चलेंगे मेन अपना, जिसका इंतजार तुम्हें था, पीरियोडिक टेबल। भाई पहले पीरियोडिक टेबल सीखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पीरियोडिक टेबल एक अभी मैं आपको एलिमेंट बता दूंगा कि कैसे हमको एलिमेंट याद करने हैं, कितने वर्ग होते हैं, कितने समूह होते हैं, है ना। उसके बाद जैसे ही अभी आपको थोड़ी देर बाद अगली वीडियो मिलेगी, तो वहाँ पर हम ये देख रहे होंगे कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, जब अप से डाउन जाते हैं, तो क्या क्या चीज़ में कैसे कैसे परिवर्तन होता है, ठीक है। तो जल्दी से मैं पहले पीरियोडिक टेबल निकाल लेता हूँ। इसके बाद अभी जो मेन हमारी है, पहले एक बार मैं केमिस्ट्री 19 पीडीएफ निकाल लेता हूँ, शायद जो पीरियोडिक टेबल से ही रिलेटिव होगी। इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस है, कौन सा एक परमाणुक है? हाँ ठीक है, तो ठीक है, ये रही पीरियोडिक टेबल, मैंने डाउनलोड कर ली है। बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि सर पीरियोडिक टेबल एक बार करा दीजिए, इसको याद करा दीजिए, अलग अलग तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो अब मैं आपको बेहतरीन तरीके से पीरियोडिक टेबल को बताने वाला हूँ। आप इसको ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, सारा कुछ पहले क्लियर करूँगा, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। और जो हमारा आज क्वेश्चन रहने वाले हैं वो इसी टेबल के ऊपर रहने वाले हैं। पहले इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो टेबल है वो 118 तत्व मौजूद हैं, ठीक है। जब आप देखेंगे इसके अंदर 118 तत्व इसके अंदर क्या है, मौजूद हैं। जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 118 तत्व हैं। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि टोटल एलिमेंट है कितने, 118 हैं, ठीक है। और इसमें से भी हमें अलग अलग चीज़ें पता होनी चाहिए कि कितने मेटल हैं, ठीक है, कितने नॉन मेटल हैं, सब कुछ हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कुछ तत्व यहाँ पर जो मेटलॉइड होते हैं वो कितने होते हैं, तो ये तो टोटल हैं, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि धातु कितने होते हैं, इसके अंदर अधातुएं कितनी हैं, अधातुएं कितनी हैं, और इसके अंदर उपधातुएं कितनी हैं, ठीक है। उपधातु तो हमारी कितनी हैं, उपधातु तो हमारी होने वाली हैं 7 क्या रहने वाली हैं, उपधातुएं रहने वाली हैं। बचे कितने, 11, इसमें से भी 18 हैं अधातु और बचे कितने, 93 बचे हैं वो धातुएं होती हैं, ठीक है। एक बार आप जोड़ लेंगे इनको, कितना हो जाएगा, 118, ये बन गया है। अब हम ध्यान से देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त होते हैं और कितने वर्ग होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो ये खड़ी लाइन होती है इन्हें हम ग्रुप बोलते हैं। आप देख रहे हैं नीचे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार से जब आप देखेंगे तो इसमें 18 तक गिनती लिखी हुई है। तो हमारे जो ग्रुप होते हैं, जो समूह होते हैं वो कितने होते हैं, 18 समूह होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा समूह या फिर जो ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं, 18 होते हैं। और आप देखेंगे जो ये नीचे की ओर लाइन है इसे हम बोलते हैं आवर्त। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आवर्त बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड। और कितने पीरियड हैं, 7 हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 इसके अंदर पीरियड हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे जो ये पहला वाला ग्रुप है इसे हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, जिसे हम बोलते हैं क्षारीय धातुएं। क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्षारीय धातु। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से क्षारीय धातुएं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्षारीय धातुएं बोलते हैं। इंग्लिश में से बोलते हैं एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है, एल्कली मेटल्स। याद करने के तरीके, अब क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछेगा। याद करने का तरीका है हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो भाई रब से फरियाद। तो पहला जो ग्रुप है क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पहले ग्रुप का तत्व नहीं है, तो तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। इसे बोलते हैं हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। सब लोग बोलो, पहला ग्रुप क्षारीय धातुएं एल्कली मेटल्स, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ठीक हो गया भैया। दूसरा वाला जो ग्रुप होता है इसे बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, ठीक है, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं इन्हें बोलते हैं, ठीक है, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स, इसे बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। इनको कैसे याद करना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी या फिर बाप रोए, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हमारे ऊपर कौन सा फिट
फिट बैठता है? यहाँ देखो हमारे ऊपर क्या फिट बैठेगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये हमारे ऊपर फिट बैठेगा। और कई सारे को उसमें ये भी फिट बैठ जाएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हाँ भाई सब कुछ आप ले लो। तो यह है दूसरा वर्ग। कौन सा वर्ग है? दूसरा वर्ग है, ठीक है। और इन दोनों एलिमेंट को, जो ये दोनों वर्ग हैं, इसे हम बोलते हैं एस, क्या बोलते हैं? एस वर्ग बोलते हैं या एस सबसेल के एलिमेंट बोलते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक है इसे बोलते हैं डी ग्रुप। कौन सा ग्रुप? डी ग्रुप। और इसके बाद सॉरी इसे बोलते हैं पी ग्रुप, और जो नीचे वाला दिख रहा है इसे हम बोलते हैं एफ ग्रुप, जो नीचे वाले दिख रहे हैं, ठीक है। अब भाई इसे डी ग्रुप क्यों बोलते हैं, इसे पी ग्रुप क्यों बोलते हैं, इसे एस ग्रुप क्यों बोलते हैं? इसे एस ग्रुप इसलिए बोला जाता है कि जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस सबसेल के अंदर जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल के अंदर जाता है, इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है? एस ग्रुप का एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन पी के अंदर जाता है तो इसे पी ग्रुप बोला दिया जाता है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी के अंदर जाता है। भैया अब ध्यान से देखेंगे, जो 18 वर्ग 18 है, इस वर्ग जो ग्रुप 18 है इसे हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसें बोलते हैं, अक्रिय गैसें बोलते हैं। ये किसी के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से रिएक्शन नहीं कर पाती हैं, ठीक है, इसे अक्रिय गैस बोलते हैं। अब अक्रिय गैस इसे क्यों बोलते हैं? ना तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ना ही ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसीलिए इसे अक्रिय गैसें बोला जाता है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका, हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन। ओ माय गॉड, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछेगा पीरियोडिक टेबल से, एक डन है, ध्यान से देखना। हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन। ओ माय गॉड, ठीक है। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, इसी प्रकार आगे से क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ये आगे को चलते रहते हैं। तो हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन ये नोबेल गैसें हैं, किसी के साथ भी इतनी आसानी से क्रिया नहीं करती हैं, ये ना ही इलेक्ट्रॉन ले सकती हैं ना ही इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं। भैया वर्ग 17 को ग्रुप को क्या बोलते हैं? ये हमारे हैं हैलोजन तत्व। कैसे तत्व हैं ये? हैलोजन तत्व हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो आप बोलते हो फ्लोरीन, ठीक है। तो ये हैलोजन तत्व हैं, और हैलोजन तत्व का याद 17 ग्रुप में हैलोजन तत्व को रखा गया है। याद करने का तरीका, फिर कल बाहर आई आंटी टसन में। अरे आंटी बाहर कैसे आई? फिर सुनना, फिर कल बाहर आई आंटी टसन में। इसका मतलब देखो मैंने क्या क्या याद कर दिया। पहला वर्ग क्या था? हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। दूसरा ग्रुप क्या था? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। 6 एलिमेंट होंगे इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6। देख लो एलिमेंट भी पूछ सकता है कि भैया इसमें 18वें ग्रुप में कितने हैं? हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन। ओ माई गॉड, 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। ये याद करने के तरीके हैं, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी बंठन के कितने हो गए? 6 एलिमेंट हो गए। अगला है 16वां, ठीक है। अगला क्या है? 16वां है, इसे चारकोल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? चारकोल ग्रुप कहते हैं। चारकोल ग्रुप हिंदी इंग्लिश दोनों में चारकोल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये सारे एलिमेंट है ना, इनका हमें और मिलता है। ये जब भी अपने अवस्था में मिलते हैं तो इनके और की अवस्था में मिलता है। तो यहाँ देखना, देखो इसका तरीका क्या है? से उससे टीपो लब, उससे टीपो लब। लब क्या है? जो तुम बाबा सोनू से, अपने बाबू सोनू से लब करते हो वो वाला लब नहीं है, इसको वो लब मत समझना। ये लब एक लड़के का नाम है। ये क्या है? एक लब लड़के का नाम है, और उस लड़के से बोला जा रहा है कि उससे टीपो, टीपो उससे। पेपर में बोल रहे हैं कि भाई उससे टीपो, उससे टीपो लब। तो उस से टीपो लब, उससे टीपो लब, ठीक है। ये लब वाली बात थोड़ी सी हंसी मजाक चलते रहती है, कई सारे बच्चे इसको दिल पर ले लेंगे और बहुत बेहतरीन कमेंट भी करेंगे भाई, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों की बात नहीं है। तो उससे टीपो ग्रुप नंबर 16। भैया ग्रुप नंबर 15 को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन परिवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन परिवार बोलते हैं। और इसका ट्रिक क्या था? NPS सब भिखारी। अच्छा, नाना, देखो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी MC, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है कि नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी MC, ठीक हो गया। तो ये सब के सब लोग क्या हैं? भिखारी हैं। याद करने का तरीका है, ठीक है, कोई इसे दिल पे नहीं लेगा। अगला है 14वां ग्रुप। 14वें ग्रुप को बोलते हैं कार्बन परिवार, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग कार्बन से हो रही है, ठीक है। तो भैया शिव, देखो यहां से क्या हो जाएगा? इसका याद करने का तरीका क्या है? इसका याद करने का तरीका है ना, कुछ ट्रिक बनाते हैं इसकी। कहे शिव गणेश सब
प्रभु फिर। चलो पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। 13 वर्ग को याद करने का तरीका है, देखो यहाँ पर याद करने का तरीका क्या है, बैगन आलू गाजर इन थैला नहीं है भैया, बैगन आलू गाजर इन, ठीक है, थैला नहीं है, थैले के अंदर बैगन आलू गाजर ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। देखो मेन क्या है, ये इतने सारे मेन हैं और ये दोनों मेन हैं, फिर बीच में भी कुछ मेन हैं। जैसे यहाँ पर देखो स्कूल यार, है ना, स्कूल यार, इसका ट्रिक है, 3 जिराफ हाफे रफू चक्कर, वो नाबालिग था डब्बू। डब्बू एक लड़का है, एक लड़के का नाम है, तो लिखा गया है वो नाबालिग था डब्बू, ठीक है। करो मोहब्बत वतन संग, करो मोहब्बत वतन संग। तो ऐसे ही ये सारे हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या थी मैंने आपको बता दी है, ध्यान से देखना। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा 18 वर्ग, हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन, फिर कल बाहर आई आंटी बंठनकर, उससे टीपो, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिकारी MC, और यहाँ पर क्या है, संत सिया संत गए, क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, गए संत प्रभु फिर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसके याद करने का तरीका भी याद नहीं आ रहा है। अगला है बैगन आलू गाजर इन थैला, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा नहीं, ठीक हो गया। तो ये याद करने के क्या हैं, तरीके हैं। अब देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक चीज़ लिख रखी है, नेल्थेनाइट सीरीज और एक एक्टेनॉइड सीरीज। अब ये सीरीज कौन सी भैया, छठे नंबर पर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो ये छठे नंबर पर लिखा हुआ है 57 से लेके, ठीक है, 57 से लेके कहाँ तक, 71 तक जो सीरीज कहलाती है उसे हम बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज। उसको किसके अंदर रखा गया है, पीरियड 6 के अंदर उसे रखा गया है। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे ये एक्टेनाइट सीरीज है। एक्टेनाइट सीरीज के अंदर कहां से आते हैं, 89 से स्टार्ट होते हैं एलिमेंट, और 103 तक किस सीरीज के अंदर रखा गया है, एक्टेनाइट सीरीज के अंदर। इसे बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, और यहां पर ये रखा गया है समूह नंबर 7 के अंदर, पीरियड नंबर 7 के अंदर, या फिर आवर्त नंबर 7 के अंदर इसे रखा गया है। तो बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पीरियोडिक टेबल ये बता दी है, आपको चीजें याद हो जानी चाहिए। मैंने बताया था 7 उपधातुएं हैं, यहां पर आप देखेंगे कि 7 ये क्या हैं, उपधातुएं हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, एक ऐसा। ये देखो ये सारे क्या है, हमारी उपधातुएं हैं। धातुएं कितनी हैं, 93 धातुएं हैं, और इसके बाद हमारी क्या हैं, 18 क्या हैं, अधातुएं हैं, ठीक है। तो सबको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। और अब मैं सीधे चलूँगा क्वेश्चन की तरफ कि किसे हम क्या क्या कहते हैं। मैंने सब बता दिया आपको, नोबल गैसें किसे कहते हैं, और हमारे अक्रिय गैसें, और यहाँ पर हेलोजन क्या क्या होते हैं, ये सारे कुछ मैंने आपको बता दिया गया है, ठीक है। और इन्हें S ब्लॉक, P ब्लॉक, F ब्लॉक, D ब्लॉक क्यों कहते हैं, ये भी आपको पूरा क्लियर कर दिया है। अब चलूँगा सीधे क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग फोड़ते हुए चलेंगे क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से। सीरीज नंबर केमिस्ट्री 19, ठीक है। अब जल्दी जल्दी हम क्वेश्चनों को करेंगे। आपकी रिक्वायरमेंट जो थी वो पूरी हो गई होगी केमिस्ट्री। क्या आप लोग तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं। कब से रेडी हैं ना, मैं तो कब से हूँ रेडी, तैयार, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब भैया ये चलिए पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस है। भैया कौन सी ऐसी गैस है जिसे हम स्ट्रेंज गैस कहते हैं, स्ट्रेंजर कहते हैं, अजनबी कहते हैं, ये तो अजनबी है भैया। जिनॉन एक क्या है, अजनबी गैस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जिनॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन, आर्गन किसके अंदर आते हैं भैया, जिनॉन। अभी मैंने आपको बता रखा था, आपको पता होना चाहिए ये कौन सी गैस है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु है। एक परमाणु कहने का मतलब जो सिर्फ एक परमाणु से मिलकर बना होता है। ध्यान देना, जैसे गंधक है भैया, गंधक के पास तो 8 परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन H2 ये द्विपरमाणुक है। ऑक्सीजन को भी हम O2 लिखते हैं, ये भी द्विपरमाणुक है। लेकिन जो आर्गन है भैया, जो भी नोबल गैसें होती हैं, ये सारी की सारी कैसी होती हैं, एक परमाणुक होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं। भैया धावन सोडा आपसे पूछ रहा है वॉशिंग सोडा के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला Na2CO3 इंटू 10H2 ये होता है, या CaCO3 इंटू 10H2 होता है। भैया ये तो नहीं होता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो Na2CO3 इंटू 10H2 तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, 10। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया। अभी थोड़ी देर पहले बताया था भैया, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन
अल्काइन मेटल्स को किस स्थान पर रखा गया है? अभी मैंने बताया था, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। भैया कौन से में? पहले समूह में। भैया दूसरे समूह में क्या रखा गया है? दूसरे समूह में क्या रखा गया है? क्षारीय मृदा धातुएं रखी गई हैं। ठीक हो गया। 18वां समूह कौन सा है? हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। ये कौन सी गैसें हैं? ये भैया कौन सी गैसें हैं? अक्रिय गैसें हैं। कैसी गैसें हैं? अक्रिय। तो सब कुछ आपको बताया हुआ, पीरियोडिक टेबल आपको याद करनी है। अगला क्वेश्चन ये रहा, जब मेंडेलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व थे? भैया पहले आए कोई, फिर आए, फिर आए। जब मेंडेलीव आए ना उस समय तक कितने तत्व थे भैया? 63 तत्व ही मेंडेलीव के समय थे। ठीक है, तो आंसर नंबर 20 का राइट आंसर। स्पीड से चलेंगे क्योंकि समय बहुत कम है ना। पीरियोडिक टेबल बहुत आराम से समझा दी है। अगला, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलमों को क्या कहते हैं? भैया क्वेश्चन कह रहा है जो वर्टिकली कॉलम ये होते हैं इनको हमने क्या बोला था? इनको हमने बोला रखा समूह। क्या बोला गया था? समूह बोला था, ग्रुप बोला था। वर्ग मत लिखना, क्लास मत लिखना भैया, समूह और वर्ग इसे बोलते हैं। ठीक है, ये कितने थे? ये 18 थे। ठीक है, कितने थे? 18 थे। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कहता है 3 तत्व BSI और GE क्या हैं? भैया मैंने आपको बताया ये धातुएं हैं। ये क्या हैं? नॉन मेटल हैं। सॉरी, नॉन मेटल तो नहीं है मेरे दोस्त, ये तो क्या है? जिनोन तो एक उपधातु है जिसे हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड बोलते हैं। मेटलॉइड कितने थे? मैंने आपको बताया उपधातुएं 7 थी, धातुएं 18 थी, धातुएं 93 थी। ठीक हो गया। इन सबको मिलाओगे तो टोटल 118 बन जाएंगे। जिस समय मेंडेलीव आए उस समय 63 खोजे गए थे। आगे को लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है न्यूजीलैंड का अष्टक नियम सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता है। कहां तक लागू होता है? क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर। भैया जो न्यूजीलैंड का अष्टक नियम है ना, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। 2, 8 और 2। ठीक है, ये यहीं तक लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। भैया उस धातु का नाम क्या है? सोडियम है। उस धातु का नाम पोटेशियम है। और सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, ये किसी के साथ भी आसानी से क्रिया कर लेती हैं। तो इसे किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन के अंदर रखा जाता है इसे। ठीक हो गया, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में कितनी गैसें हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में केवल गैसें हैं। अच्छा देखो, ध्यान से देखना क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में सिर्फ किस आवर्त के अंदर सिर्फ गैसें ही गैसें हैं? भैया आपने पहला आवर्त देखा होगा, हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद इसमें सबसे कम एलिमेंट थे। ये एक ऐसा आवर्त है जिसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट थे और 2 की 2 गैसें हैं। तो पहला ही वो क्या होगा? आवर्त होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को केरोसिन के तेल में संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, सोडियम को रखा जाता है। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर सी, सोडियम को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है एक्टिनाइडों की परमाणुक संख्या कितनी होती है? भैया अभी बताया था कि जो एक्टिनाइड होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं। अब बताइए, एक लेंथेनाइड बताए थे, एक एक्टिनाइड बताए थे, तो आंसर इसमें से क्या होगा? बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? भैया ये होगा कि ये होगा? मैंने आपको बताया था 90 से 103 तक, वहाँ पर जो एक्टिनाइड सीरीज लास्ट में लिखी थी 90 से 103 लिखा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? भूपर्पटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा कौन सी है? भैया सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है 46%। उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है 21%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दूसरे सर्वाधिक मात्रा में पूछ रहा है तो सिलिकॉन होगा। ऑप्शन नंबर बी 21%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडेलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सकता? भैया हाइड्रोजन क्या है? एक निश्चित स्थान नहीं पाया था। किसके अनुसार? मेंडेलीव की आवर्त सारणी के अंदर। तो आंसर 94 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है समान समूह के इनमें से किस तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं? भैया ऐसा कौन है? अब तुम देख लीजिए कि कौन सेम उसमें आता है। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबराजी। ठीक है, नाइट्रोजन परिवार समान समूह में इनमें से किस तत्व युग्म तत्व समान रासायनिक गुण? भैया जो एक ही वर्ग में होंगे वही तो समान दिखाएंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे कि किस समूह को हमने देखा था, एक बार जल्दी से देख लेंगे। ठीक है, वैसे इसका आंसर
बेटा मांगे कार स्कूटर, ये तो नहीं होगा। ठीक है, CCL, भैया C और CL भी अलग अलग थे, और यहाँ पर इसका आंसर शायद C होगा, एक बार देख लेते हैं, है ना। C पे क्या था, N और P, क्या N और P, हाँ N और P एक साथ है, देखो N और P एक साथ है, तो आंसर देखो N और P क्या है, एक साथ है, N और P एक साथ है, ठीक हो गया, N और P क्या है, एक साथ है, और कोई भी एक साथ नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। इसी वजह से आपको ये बताई हुई थी, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नाना पाटेकर वाला था, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी MC, तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है तत्वों को वर्गीकृत करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था। जो तत्व हैं इनका वर्गीकरण सबसे पहले किसने करा था, डोबेराइड ने किया था, या फिर न्यूजीलैंड ने किया था, या फिर मेयर ने किया था, या फिर किया था मेंडेलीव ने। भैया आंसर गलत मत करना, सबसे पहले वर्गीकृत करने का जो पहला प्रयास किया था ना, वो डोबेराइड ने कर रखा था, और डोबेराइड की त्रिक भी आती है, एक है ना, तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है। अभी आपको बताया था क्षार धातु में एल्कली मेटल्स, ठीक है, क्षारीय मृदा धातु एल्कलाइन अर्थ मेटल्स किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं वर्ग 2 को, ठीक है, किसको, वर्ग 2 को, ग्रुप 2 को हम इसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है डैश आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। भैया अभी बताया था फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे ज़्यादा कौन है, फ्लोरीन है। कितनी बार पेपरों में पता नहीं पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने करा। भैया बोल रहा है कि परमाणु संख्या, पहले ना जो स्टार्टिंग में टेबल थी वो परमाणु मास, ठीक है, एटॉमिक मास के आधार पर थी, परमाणु भार के आधार पर थी। बोल रहा है कि ये परमाणु संख्याओं के आधार पर किसने किया, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। वो थे हमारे कौन, मोजले थे। कौन थे, मोजले थे, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर, लास्ट 2 क्वेश्चन आज की क्लास के। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ना मग अलसी पस किलो आर कक्का आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में स्थित हैं, ठीक है। देखो कौन से आवर्त में स्थित हैं ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, कौन से पीरियड में है ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। बेटा मांगे कार स्कूटर, भैया ना मग अलसी, तो चतुर्थ कौन से आवर्त में है ऐसा पूछ रहा है, तो आवर्त हमें याद करना पड़ेगा। अब देखेंगे कि कौन से आवर्त में ये है, ठीक है। ना मांगे अलसी, ना मांगे अलसी, ना मांगे अलसी कौन से में है, ये देखो ना मग अलसी पौस और किलो कक्का, तो तीसरे वाले में है। कौन से वाले में है, ये तीसरे वाले में है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा तीसरा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, तृतीय समूह में स्थित है, तीसरा पीरियड है, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है मेंडेलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके आवर्त फलन होते हैं किसके, परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु त्रिज्या के, परमाणु क्रमांक के, या फिर तत्वों की अभिक्रियाशीलता के, ठीक है। ये रहूँगा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, और शायद से शायद 30, 60 और 80 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिए हैं। ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट और बेहतरीन होगा, फिर बोल रहा हूँ दूसरा पार्ट और बेहतरीन होगा, जिसके अंदर हम एसिड बेस करने वाले हैं। वहां से क्वेश्चन 100% आता है, याद रखना। और जिसके बाद हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करने वाले हैं कि नीचे को जाने में, इधर को जाने में कहां कहां क्या क्या चीज़ों में परिवर्तन होता है, कब साइज बढ़ता है, कब कम होता है। तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी वीडियो अभी कुछ ही घंटों बाद आपके पास आने वाली है, क्योंकि कल आपका बेहतरीन पेपर होने वाला है, और आप टेंशन मत लीजिए, और बेहतरीन तरीके से सब कुछ अच्छा होगा। ज़्यादा ना कहते हुए, आपके बहुमूल्य समय इस समय चल रहा है आपकी ज़िंदगी का, तो आप उस समय को इस समय वेस्ट मत होने दीजिए, अभी रिवीजन कीजिए, और ज़्यादा कुछ पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलों को आप ध्यान दीजिएगा। मैं मिलूंगा अगली ही वीडियो में, थोड़ी देर बाद आपके सामने रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।